मैं एक रेप केस की बात करने जा रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आईएसएच न्यूज़ रेप केस के मामलों में बात करता रहता है। हाँ, ये एक सच्चाई है, लेकिन रेप के मामले छोटी बच्ची हो या बूढ़ी औरत, सुनने वाली हो या डेफ, उनके साथ मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में एक लड़की के साथ रेप कर उसके 35 टुकड़े कर दिए गए। दुनिया भर में आए दिन ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। एक लड़की को कार के नीचे घसीटा गया। हम समझ नहीं पा रहे कि ऐसे विभत्स मामले क्यों बढ़ रहे हैं। आपको लगता होगा कि 2022 और 2023 सबसे खराब है। ये सच नहीं है और ये नया नहीं है। ऐसे विभत्स मामले पहले भी हो चुके हैं। यह ना केवल जघन्य बल्कि भीषणता का चरम मामला था। मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ वह आपको झकझोर कर रख देगा। घटना 1981 की है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये झकझोर देने वाली घटना बेहद विभत्स और अकथनीय थी। आईसी सगावा नाम का एक जापानी आदमी था। सालों पहले 1981 में सगावा पढ़ाई के लिए पेरिस, फ्रांस गया था। उसके साथ एक डच छात्रा रेनी हार्टेवेल पढ़ रही थी। उसने रेनी को अपने घर बुलाया। रेनी भी मान गई और उसके घर चली गई। सगावा ने अपने घर पर उसके साथ बलात्कार किया और उसके गले में गोली मारकर हत्या कर दी। हे भगवान! इसके बाद उसने रेनी के शरीर के कई टुकड़े कर दिए। फिर उसने उन हिस्सों को खा लिया। घृणित! उसने वास्तव में लड़की के शरीर के अंगों को खा लिया था। ये 1981 में हुआ था। भयंकर! उसने सभी भागों को नहीं खाया। उसने केवल वही भाग खाए जिसका स्वाद अच्छा था। इसके बाद उसने बॉयज डे ब्लॉगोन्गे पार्क में शेष हिस्सों का निस्तारण कर दिया। रेनी के परिवार और दोस्तों ने पुलिस में गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने फिर पूरे पेरिस में तलाशी की और सगावा को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान सगावा ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सगावा ने उन्हें बताया कि उसने शरीर के अंगों को खा लिया है। पुलिस हैरान रह गई और उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा कि उसने बचे हुए हिस्सों को फेंक दिया और जो हिस्से उसने खाए वह स्वादिष्ट थे। पुलिस ने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया। कोर्ट केस शुरू हुआ। हालांकि कोर्ट में पेश होने से पहले उसकी मानसिक स्थिरता का आकलन किया गया। अगर वह मानसिक रूप से फिट नहीं होता तो केस लड़ना और सजा देना मुश्किल होता। इसलिए उसका मनोवैज्ञानिक रूप से आकलन किया गया और फिर उससे पूछताछ की गई। उसे मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन के लिए भेजा गया और फ्रांसीसी चिकित्सा विशेषज्ञों द्वारा उसे अयोग्य माना गया था। उसके बाद उसे एक पागलखाने में रखा गया जहां मनोरोग रोगियों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। उसे जेल नहीं हुई, लेकिन 1983 में मनोरोग संस्था में रखा गया। बाद में पुलिस और अधिकारियों को लगा कि सगावा को पेरिस में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरभक्षण के उसके अपराध से वे घृणा महसूस करते थे। इसलिए 1984 में उन्होंने उसे जापान वापस भेजने का फैसला किया और उसका मामला जापानी अधिकारियों पर छोड़ दिया। हालांकि रेनी का परिवार इस फैसले से खफा था। वे जानते थे कि अगर सगावा ने उसे मारा और खाया नहीं होता तो वो पढ़ाई के बाद रेनी समृद्ध होती। सगावा को देखकर उन्हें घिनौना और घृणित लगता था। वे मौत की सज़ा चाहते थे क्योंकि अगर जापान ने उसे छोड़ दिया तो वो और अधिक महिलाओं की हत्या कर सकता था। वे चाहते थे कि उसे सज़ा मिले, इसलिए परिवार ने नीदरलैंड में मामला दायर किया। हालांकि डच अधिकारी इसे नहीं ले सके क्योंकि अपराध पेरिस में किया गया था और उस आदमी को जापान वापस भेज दिया गया था। लेकिन जापान पहुंचने पर जापानी अधिकारियों ने सगावा को पूरी तरह सामान्य और समझदार पाया। सगावा का सामान्य होना आश्चर्यजनक था, है ना? हालांकि उन्होंने सगावा का पुनः मूल्यांकन करने और आवश्यक सज़ा जारी करने के लिए
पेरिस से मामले की फाइल मंगवाई। क्योंकि जापानी अधिकारियों को उनके फ्रांसीसी समकक्षों ने मामले की फाइलें नहीं दी, इसलिए उन्होंने मामले को बंद कर दिया, जिससे हत्यारा मुक्त हो गया। आश्चर्यजनक। इसके बाद सगावा ने बेशर्मी से इंटरव्यू में अपने अपराध के बारे में बात की। उसने शेखी बगारी की कैसे उसने रेनी को मारा और शरीर के अंग खाए जिसका स्वाद लाजवाब था। उसने बेशर्मी से हत्या के बारे में बताया और बताया कि उसने पूर्ण अपराध कैसे किया। उसने अपराध का सटीक विवरण बताते हुए कई इंटरव्यू दिए। बाद में उसने इन द फॉग नामक एक नॉवेल भी प्रकाशित की, जिसमें उसने भीषण हत्या का पूरा विवरण दिया था। बहुत सारे लोगों ने नॉवेल खरीदी और अपराध पढ़कर दंग रह गए। सगावा ने कभी भी अपने अपराध के लिए दोषी महसूस नहीं किया और इसे करने के लिए कभी पश्चाताप नहीं किया। उसे लगता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, इसलिए उसने नॉवेल प्रकाशित की और यह लोकप्रिय हो गई। बाद में एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्देशक और उनके सह-निर्देशक सगावा और उसके भाई के जीवन का दस्तावेजीकरण करने के लिए सगावा के घर गए। सारी जानकारी एकत्र करने के बाद उन्होंने सगावा के जीवन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जारी की। साथ ही एक इंटरव्यू में सगावा ने पूरी हत्या और स्वादिष्ट शरीर के अंगों को खाने के बारे में बताया था। उसके कामुक स्वभाव का प्रमाण तब दिखा जब उसने जापानी महिलाओं के पोस्टरों को देख और कहा, मुझे लगता है कि ये खूबसूरत महिलाएं स्वादिष्ट होंगी। इंटरव्यूअर सहम गया, लेकिन सगावा को कुछ गलत नहीं लगा। ऐसे लोग होते हैं जो मछली खाना पसंद करते हैं या कुछ चिकन खाना पसंद करते हैं, कुछ बीफ पसंद करते हैं, जबकि कुछ केवल सब्जियां पसंद करते हैं। सगावा को एक नरभक्षी होने का जुनून था जो मानव मांस खाना पसंद करता था। कैनिबा नामक एक डॉक्यूमेंट्री में नरभक्षण के प्रति उसके जुनून को दिखाया गया था। हे भगवान, सगावा को कैसे नरभक्षण का जुनून सवार होने लगा? 6 साल की उम्र से सगावा हमेशा सोचता था कि मानव मांस का स्वाद कैसा होगा। इस तरह 1981 में उसने रेनी की हत्या कर उसका मांस खाया। बेहद असामान्य, लेकिन सगावा के अनुसार यह सामान्य था। जैसे दूसरों को चिकन या मछली खाना पसंद था, वैसे ही वह मानव मांस खाना पसंद करता था। ओह, बेहद घृणित। जापानी अधिकारियों को उन्हें आज़ाद छोड़ना पड़ा क्योंकि उन्हें पेरिस से कोई फाइलें नहीं मिली। न्याय नहीं मिलने से रेनी के परिवार में काफ़ी गुस्सा था। सगावा का 24 नवंबर 2022 को 73 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उसके अंतिम संस्कार में केवल उसका भाई और दोस्त ही शामिल हुए थे। कई स्वास्थ्य मुद्दों और दिल का दौरा पड़ने के कारण उसका निधन हो गया था। जघन्य अपराध के बावजूद रिहा होने के बाद सगावा ने एक राजनेता या फिल्म स्टार की तरह ही सेलिब्रिटी का स्तर हासिल किया था। अब वह मर चुका है। इसका मतलब है कि 2022 या 2023 के जघन्य अपराध कोई नई बात नहीं है और अतीत में भी किए गए हैं। पहले मीडिया की कमी थी, आजकल मीडिया की मौजूदगी बहुत है। अपराध पहले भी हुए हैं, अभी भी हो रहे हैं और भविष्य में भी होते रहेंगे। दुनिया अजीब है। हे सुनिए, सेंसस का गूगल फॉर्म मैंने तो भर दिया है। आप भी जल्दी भरिए।